हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रीड आउट द चैप्टर ब्लैक मनी एंड द ब्लैक इकोनॉमी रिटन बाय सी राम मनोहर रेड्डी, यूनिट 2। ये आपकी जो बुक है कंपलसरी इंग्लिश की, सक्सेस एवेन्यू, इस बुक से लिया गया है। इसकी यूनिट 2 है ये, रिटन बाय सी राम मनोहर रेड्डी। इस चैप्टर को हम लाइन वाइज रीड करेंगे, साथ ही जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उन्हें भी क्लियर करते जाएंगे हम। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ आपको आपके वर्ड का मीनिंग या फिर कोई भी डाउट है उसका आंसर कर दिया जाएगा। तो ये चैप्टर जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये डीमोनेटाइजेशन और ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में आपको ब्लैक मनी कैसे जनरेट की जाती है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट की जाती है, किस तरीके से इनकम होती है, जो ब्लैक मनी है वो है क्या, डिमोनेटाइजेशन क्यों किया था, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता चलेंगी। तो चलिए हम हमारे चैप्टर को जो है रीड करना शुरू करते हैं। ब्लैक मनी एंड द ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक का मतलब होता है काला, मनी का मतलब है धन। काला धन और जो काली इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या होती है? अर्थव्यवस्था। काला धन और काली अर्थव्यवस्था। सी राम मनोहर रेड्डी जी जो है इस चैप्टर के राइटर हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, दैट इज़ अबाउट दी ऑथर। वो जो हमारे इसके ऑथर हैं उनके बारे में दिया गया है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यू कैन से इट। सी राम मनोहर रेड्डी इज़ एन इकोनॉमिस्ट who has been writing on economic policy since the later 1980s। सी राम मनोहर रेड्डी एक अर्थशास्त्री हैं जो 1980 के दशक के उत्तरार्ध यानी कि लेटर, मतलब लेटर 1980, जो लेटर मतलब बाद वाला जो 1980 का पीरियड है, उससे वो क्या कर रहे हैं? आर्थिक नीति पर लिख रहे हैं। हैज़ बीन राइटिंग ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी, वो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर मतलब आर्थिक नीति, पॉलिसी मतलब नीति के ऊपर जो है वो लिख रहे हैं। ही वॉज एडिटर ऑफ द प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली बिटवीन 2004 एंड 2016। वो 2004 और 2016 के बीच जो प्रतिष्ठित यानी कि प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के क्या थे? संपादक थे। एडिटर मतलब संपादक थे। अब आता है अबाउट द टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर आपकी जो बुक है उसके टेक्स्ट के बारे में दिया गया है। अबाउट द टेक्स्ट मतलब इस पार्ट के बारे में। द एक्सट्रैक्ट इज ए चैप्टर फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक मनी। ये जो चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, उद्धृत किया गया है, मतलब डीमोनेटाइजेशन और ब्लैक मनी से ये एक अध्याय है। डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना जब सारे नोट बदले गए थे। A book which focuses on India's decision to demonetize its ₹500 and ₹1000 currency notes in an attempt to eliminate counterfeit notes, stop terror funding and fight corruption and black money। एक किताब जो जाली नोटों, काउंटरफीट नोट्स होते हैं, जाली नोटों का मतलब पहले जाली नोटों को ख़त्म करने के लिए और किस किस चीज़ों के लिए, देखो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। टेरर फंडिंग, टेरर फंडिंग मतलब आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए, मतलब आतंकवाद को, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूज़ किया जाता था, उसे रोकने के लिए। एंड फाइट करप्शन, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। एंड ब्लैक मनी, और काले धन को, मतलब इन सब से लड़ने के प्रयास में क्या हुआ था? जो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट थे उनको बंद करने के भारत के फैसले पर केंद्रित है। अब दोबारा देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। द एक्सट्रैक्ट इज ए चैप्टर फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक मनी, ए बुक विच फोकसेस ऑन इंडियाज डिसीजन टू डीमोनेटाइज इट्स ₹500 and ₹1000 currency notes in an attempt to eliminate counterfeit notes, stop terror funding and fight corruption and black money। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये डिमोनेटाइजेशन और ब्लैक मनी से एक अध्याय है, एक किताब जो जाली नोटों को ख़त्म करने, आतंकवाद के वित्त पोषण यानी कि टेरर फंडिंग को रोकने और भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ने के प्रयास में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के भारत के फैसले पर केंद्रित है। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द टर्म ब्लैक मनी एंड ब्लैक इकोनॉमी। ये जो चैप्टर है, ये जो टर्म यूज़ करता है, ये अध्याय जो है वो काले धन और काली अर्थव्यवस्था शब्दों का जो क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है, उन्हें उनका परिचय देता है। एंड एक्सप्लेन्स हाउ द टू इंटरेक्ट विद ए वाइट और लीगल इकोनॉमी, और ये एक्सप्लेन करता है, बताता है कि मतलब कैसे ये दोनों एक सफ़ेद या कानूनी अर्थव्यवस्था के साथ कैसे ये परस्पर क्रिया करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पेज जो अबाउट दी ऑथर और अबाउट दी टेक्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ।
black money and the black economy. Black money and the black economy. We all seem to know that black money is something illegal. हम सभी लगभग ये जानते हैं कि जो black money है वो क्या है, illegal है. illegal मतलब गैर कानूनी है. and holding it is unethical. और इसे रखना, इसे अपने पास रखना, पकड़ के रखना, अपने पास जमा करना, वो सब भी क्या है, मतलब काला धन अवैध है. मतलब इसे रखना क्या है, अनैतिक है, इलीगल है अपने पास काले धन को रखना. बट वॉट एग्जैक्टली इज इट एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड. लेकिन ये वास्तव में क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है. मतलब क्या कहने का मतलब है कि लगभग हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम सभी जानते हैं कि काला धन जो है वो अवैध है और इसे रखना क्या है, अनइथिकल है, मतलब अनैतिक है. लेकिन ये वास्तव में, बट वॉट एग्जैक्टली इट इज़, लेकिन ये वास्तव में है क्या और इसे कैसे बनाया जाता है. मतलब काले धन को कैसे कैसे उत्पत्ति होती है काले धन की, ये सब आपको इस चैप्टर में आगे जानने के लिए मिलेगा. तो देखिए, ब्लैक मनी और ब्लैक इनकम, काला धन और या फिर कह सकते हो आप काली कमाई. Black money is best understood as income that is earned through two different processes. काले धन को उस आय के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है जो दो अलग अलग प्रक्रियाओं से अर्जित की जाती है. डिफरेंट प्रोसेसेस मतलब अलग अलग प्रक्रियाएं, और टू का मतलब है दो, यानी कि जो दो अलग अलग प्रक्रियाओं से अर्जित की जाती है, कमाई जाती है. अर्न का मतलब है कमाई जाती है, इनकम का मतलब है आय. One kind is where income is generated from illegal activities such as extortion, trafficking, drugs and corruption. पहला तरीका क्या है, ये कह रहा है कि जो काला धन है वो दो तरीकों से कमाया जाता है. पहला तरीका क्या है, वेयर इनकम इज जनरेटेड, जहाँ पर इनकम जो है वो कैसे कैसे कार्यों से जनरेट की जाती है, इलीगल एक्टिविटीज़ से, यानी कि अवैध कार्यों से. जो क्या क्या है, एक्सटॉर्शन होता है जबरन वसूली. ट्रैफिकिंग होती है तस्करी. अब ट्रैफिकिंग तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी, मतलब लोग जो ऑर्गन्स हैं उनको बेच देते हैं लोगों के, निकाल के चोरी से, ज़बरदस्ती, या फिर महिलाओं को, औरतों को, इनको पकड़ के ह्यूमन ट्रैफिकिंग. बच्चों की भी ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग. तो ट्रैफिकिंग का मतलब है तस्करी बहुत सारी चीज़ों की होती है. ड्रग्स होती हैं जो नशीली दवाइयाँ होती है वो. एंड करप्शन, और करप्शन होता है भ्रष्टाचार. मतलब कह रहे हैं कि एक प्रकार वह है जहाँ जबरन वसूली, तस्करी, ड्रग्स और भ्रष्टाचार जैसी अवैध गतिविधियों से जो है इनकम जनरेट की जाती है, आय उत्पन्न की जाती है. ये तो हो गया पहला तरीका, वन काइंड. अनदर काइंड, दूसरा तरीका है, इज वेयर इट हैज़ बीन अर्नड इन लीगल एक्टिविटीज़, जहाँ ये लीगल एक्टिविटीज़ से, मतलब कानूनी रूप से उत्पन्न की जाती है, कानूनी गतिविधियों से अर्जित की जाती है. बट लेकिन ऑन विच टैक्सेज एंड अदर ड्यूज आर नॉट पेड, लेकिन जिस पर टैक्स जो है वो नहीं पे किया जाता है टू दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, सरकारी अधिकारियों को, सरकारी अथॉरिटीज़ को, जिनके ऊपर टैक्स नहीं किया जाता है एट दी सेंट्रल, टैक्स पे नहीं किया जाता है एट दी सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल्स, जिस पर केंद्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर सरकारी अधिकारियों को टैक्स या फिर जो अन्य देय राशि है उसका भुगतान जो है वो नहीं किया जाता है. दूसरा पैराग्राफ, ब्लैक मनी देन इज आइदर इनकम जनरेटेड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ और इनकम जनरेटेड फ्रॉम लीगल एक्टिविटीज़ विच देन बिकम्स इलीगल बिकॉज इट इज़ नॉट रिपोर्टेड टू टैक्स अथॉरिटीज़. तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि काला धन, ब्लैक मनी मीन्स काला धन, देन इज आइदर इनकम जनरेटेड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, मतलब काला धन या तो अवैध गतिविधियों से उत्पन्न है या फिर, और इनकम जनरेटेड फ्रॉम लीगल एक्टिविटीज़, या फिर कानूनी गतिविधियों से उत्पन्न आय है जो कब अवैध हो जाती है, कब इलीगल हो जाती है, क्योंकि बिकम्स इलीगल बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नॉट रिपोर्टेड टू द टैक्स अथॉरिटीज़, क्योंकि कर अधिकारियों को, टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं कर अधिकारियाँ जो टैक्स लेती हैं, क्योंकि इसकी सूचना जो है वो कर अधिकारियों को नहीं दी जाती है, उनसे इसे छिपाया जाता है. तो जो लीगल तरीके से कमाई गई इनकम है वो भी क्या बन जाती है, आपकी इलीगल कहलाई जाती है, जबकि टैक्स अथॉरिटीज़ को उसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया जाता है. The relative importance of each kind of black money varies from one society to another. जो relative importance है of each kind of black money varies from one society to another. प्रत्येक प्रकार के काले धन का जो सापेक्ष महत्व है वो एक समाज से दूसरे समाज में डिफरेंट होता है, वारी करता है.
depending on the extent to which criminal activities are present and the degree to which taxes are evaded। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस हद तक आपराधिक गतिविधियां मौजूद हैं और किस हद तक टैक्स की चोरी की जाती है। मतलब किस हद तक जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो किस हद तक प्रेजेंट हैं, मतलब कौन कौन से गलत तरीक़ों से तस्करी से कमाया गया है, मतलब एक्सटॉर्शन से कमाया गया है, या फिर ट्रैफिकिंग से कमाया गया है, या फिर ड्रग्स से कमाया गया है, या फिर करप्शन से कमाया गया है, या फिर किसी और तरीके से कमाया गया है। मतलब कौन से इलीगल तरीके से कमाया गया इस पर डिपेंड करता है, या फिर किस हद तक टैक्स की चोरी की गई है इस पर डिपेंड करता है। इन इंडिया, भारत में बोथ सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर प्रीवेलेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट। और भारत में गतिविधियों के दोनों सेट काफ़ी हद तक, मतलब लार्ज एक्सटेंट मतलब काफ़ी हद तक क्या है वो प्रीवेलेंट है, मतलब प्रचलित है। illegitimate activities in the form of corruption among government and elected officials are widely prevalent। मतलब जो सरकार है और जो निर्वाचित अधिकारी हैं, मतलब जो इलेक्टेड पर्सन है ना, जिनको इलेक्शंस में चूज़ किया जाता है, तो जो गवर्नमेंट है और जो इलेक्टेड अधिकारी हैं उनके बीच भ्रष्टाचार के रूप में अवैध गतिविधियां व्यापक रूप से प्रचलित, वाइडली प्रिवेलेंट मतलब व्यापक रूप से प्रचलित हैं। सो टू इज टैक्स इवेजन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स एंड ऑल्सो इन द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। केंद्र और राज्य स्तर पर भी कर चोरी होती है और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के भुगतान में भी। मतलब जिस तरीके से सरकार और निर्वाचित अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के रूप में अवैध गतिविधियां व्यापक रूप से प्रचलित है, इसी तरह बिल्कुल केंद्र और राज्य स्तर पर भी टैक्स चोरी होती है और प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट करों के भुगतान में भी चोरी होती है। It is not easy to estimate the relative size of the two streams of black money or income, nor has apparently anyone attempted to do so। अब कहा जा रहा है कि आम बोलचाल की नहीं, सॉरी, अब ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट ईजी, मतलब ये आसान नहीं है, मतलब काले धनिया आय की दो धाराओं के सापेक्ष क्या नहीं है, आसान है। आकार का अनुमान लगाना आसान नहीं है, न ही किसी ने स्पष्ट रूप से ऐसा करने का प्रयास किया है कि जो टू स्ट्रीम्स हैं ब्लैक मनी की, जो ये दोनों धाराएं हैं, और मतलब किसी ने मतलब प्रयास ही नहीं किया ये पता लगाने का कि इनमें स्पष्ट रूप से मतलब कि कौन सी जो धारा है दो धाराओं में से सापेक्ष आकार मतलब कौन सी बड़ी है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। मतलब टैक्स चोरी वाली बड़ी है, जो ब्लैक मनी का टैक्स चोरी करके बचाया गया है वो बड़ा है, वो स्ट्रीम बड़ी है, या फिर जो गलत तरीक़ों से एक्सटॉर्शन ट्रैफिकिंग वगैरह से कमाया जा रहा है वो वाली स्ट्रीम बड़ी है। किसी ने मतलब कहा जा रहा है कि किसी ने स्पष्ट रूप से ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। इन कॉमन पार्लेंस, आम बोलचाल की भाषा में, बोथ द इनकम दैट इज अर्नड एंड द वेल्थ दैट इज एक्यूमुलेटेड फ्रॉम दिस इनकम आर रेफर्ड टू एज ब्लैक मनी। आम बोलचाल की भाषा में अर्जित की गई आय और इस आय से संचित धन दोनों को ही काला धन कहा जाता है। रेफर टू एज ब्लैक मनी, देखो दोनों को ही काला धन कहा जाता है। The illegal or unaccounted income that is accumulated over time is held as wealth in different kind of assets। जो भी मतलब समय के साथ जमा होने वाली जो भी मतलब अवैध या बेहिसाब आय को जो ये accumulated लिखा है ना, accumulated का मतलब होता है बेहिसाब। accumulated over time is held as wealth in different kind of assets, रियल इस्टेट दैट इज लैंड एटसेट्रा, गोल्ड, ज्वेलरी, बेनामी बैंक डिपॉजिट्स, बैंक अकाउंट्स हिडन फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज़ और प्लेन कैश। तो ये सब चीज़ें क्या है पहले जान लेते हैं इनके बारे में अलग अलग हम क्या है। बेनामी प्रॉपर्टी वो होती है जिसका कोई नाम नहीं होता, मतलब जो दूसरे किसी एक के नाम में लेके किसी के नाम में रजिस्टर्ड करा दी जाती है, रियल ऑनर नहीं होता। ज्वेलरी मतलब धन वगैरह जैसे गोल्ड है, और रियल इस्टेट होती है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ्लैट्स हो गए या मकान हो गई या बिल्डिंग्स हो गई, लाइक दैट। तो ये कह रहे हैं कि समय के साथ जमा होने वाली अवैध या बेहिसाब आय को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों एसेट्स में धन के रूप में रखा जाता है। अचल संपत्ति कौन सी होती है? जो रियल इस्टेट है, दैट इज लैंड, मतलब वो मूव नहीं करती ना, एक ही जगह पे रहती है, जैसे कि भूमि आदि। दूसरी है गोल्ड, सोना, आभूषण, ज्वेलरी,
और बेनामी बैंक, और बेनामी बैंक डिपॉजिट्स मतलब बेनामी बैंक जमा, मतलब बैंकों में पैसा तो पड़ा है लेकिन उनके मालिक का ही नहीं पता चला कंपनी के नौकर के नाम में है जी, नौकर के घर में तो खाने को भी नहीं है और उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों पड़े हैं, अरबों पड़े हैं, और नौकर के घर में चाय बनाने के लिए दूध लाने के भी पैसे नहीं है। तो ये सब इस टाइप के जो बेनामी बैंक डिपॉजिट्स हैं ना, अब उनके पीछे का पता ही नहीं चलता जी नौकर के अकाउंट में किसने पैसा इतना डलवा दिया है। लाइक दैट, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आपको। बैंक अकाउंट्स हिडन फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज़, और वो बैंक अकाउंट जिनको जो कर अधिकारियों से छिपे हुए हैं, या फिर प्लेन कैश या फिर सादी नकदी। दिस टू इज कॉल्ड ब्लैक मनी, ये सब भी ब्लैक मनी की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, जो लैंड है वो भी, गोल्ड भी, ज्वेलरी भी, बेनामी बैंक अकाउंट्स भी, बैंक अकाउंट्स वो जो कि टैक्स अथॉरिटीज से छिपाए गए हैं, या फिर प्लेन कैश अगर किसी के पास पड़ा है वो भी। दीज एसेट्स कैन बी हेल्ड एट होम और अब्रॉड, और ये जो एसेट्स हैं, ये जो संपत्ति हैं, इन्हें देश या विदेश में रखा जा सकता है। विद द होल्डर ऑफ ब्लैक वेल्थ टेकिंग ए डिसीजन बेस्ड बोथ ऑन वेयर इट इज बेस्ट हिडन एंड और वेयर इट कैन बी पुट टू बेटर यूज। और इन संपत्ति मतलब देश या विदेश से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन जो ब्लैक मनी का ऑनर है ना, जो काले धन का धारक है, उसी के पास ये निर्णय लेने का आधार होता है कि ये कहाँ छिपाना है, मतलब इसे घर, इसके लिए बेहतर उपयोग के लिए इसे कहाँ रखा जा सकता है, इंडिया में कि विदेश में। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 13 एंड हो गया है, पेज नंबर 14। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अब कह रहे हैं कि कड़ाई से अगर बोले, स्ट्रिक्टली मतलब होता है कड़ाई से, कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सिंस वन इज इनकम अर्नड एंड द अदर एन एसेट, क्योंकि एक तो क्या है, चूंकि एक आय अर्जित है और दूसरी क्या है, एसेट है, संपत्ति है। द टर्म ब्लैक मनी शुड नॉट बी यूज टू रेफर टू बोथ, कि दोनों को मतलब काला धन शब्द का उपयोग दोनों को संदर्भित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बट लेकिन क्योंकि सिंस ब्लैक मनी इज कॉमनली यूज टू रेफर टू बोथ इनकम एंड वेल्थ, लेकिन क्योंकि जो काला धन है, बट सिंस ब्लैक मनी, लेकिन क्योंकि काला धन जो है इज कॉमनली यूज टू रेफर टू बोथ इनकम, लेकिन काला धन दोनों इनकम को रेफर करने के लिए कॉमनली यूज किया जाता है, एंड वेल्थ मतलब इनकम को भी और वेल्थ को भी, यानी कि जो आमतौर पर जो आय है और संपत्ति दोनों के संदर्भ में यूज किया जाता है। इसलिए सो दिस बुक टू, इसलिए ये किताब भी यूजेस द टर्म ब्लैक मनी इंटरचेंजेबली एंड वेयर एवर नेसेसरी मेक्स इट क्लियर इफ इट इज द इलीगल इनकम और वेल्थ दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। इसलिए ये पुस्तक भी काला धन शब्द का जो मतलब एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करती है, इंटरचेंजेबली मतलब एक दूसरे के स्थान पर यूज करती है, एंड वेयर एवर नेसेसरी और जहाँ भी आवश्यक हो यह स्पष्ट करती है, मेक्स इट क्लियर मतलब स्पष्ट करती है कि यह अवैध आय है या संपत्ति है जिसकी चर्चा की जा रही है, मतलब इलीगल इनकम अवैध आय है या फिर ये अवैध संपत्ति है दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द ब्लैक इकोनॉमी, देयर इज ब्लैक इकोनॉमी एंड देयर इज द ब्लैक इकोनॉमी। दिस पार्ट ऑफ द इकोनॉमी comprises the set of activities which generate black money or the activities into which the legal turned illegal money flows। काला धन और काली अर्थव्यवस्था है, ब्लैक मनी काला धन एंड ब्लैक इकोनॉमी मतलब काली अर्थव्यवस्था है। दिस पार्ट ऑफ द इकोनॉमी कंप्राइजेज द सेट ऑफ एक्टिविटीज़, अर्थव्यवस्था के इस हिस्से में उन गतिविधियों का समूह, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधियों का समूह शामिल है, विच जनरेट ब्लैक मनी और द एक्टिविटीज़ इनटू विच द लीगल टर्न्ड इलीगल मनी फ्लोज, मतलब समूह शामिल है या फिर जो काला धन उत्पन्न करने या वे गतिविधियां जिनमें कानूनी धन को भी अवैध धन मतलब लीगल टर्न्ड इलीगल, मतलब जैसे लीगली कमाया है लेकिन टैक्स वाली अथॉरिटीज़ हैं उनको रिपोर्ट ही नहीं किया तो वो भी तो इलीगली बन गया ना। मनी फ्लोस, वो वाला धन बहता है मतलब वो वाला फ्लो करता है, वो वाला धन जो मतलब लीगली कमाया गया है लेकिन टैक्स अथॉरिटी से छिपाया गया है, इसलिए वो भी क्या हो गया है, इलीगली में टर्न हो गया है, गैर अवैध बन गया है वो भी। द ब्लैक इकोनॉमीज ऑल्सो वेयर द ब्लैक मनी इज एम्प्लॉयड इन इट्स इलीगल एक्टिविटीज़। और ये जो है जो ब्लैक इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी मतलब काली अर्थव्यवस्था, ये जो काली अर्थव्यवस्था है वह भी है जहाँ काला धन अपनी अवैध गतिविधियों में लगाया जाता है, मतलब अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लीगल धन का तो यूज़ नहीं किया जाएगा ना, उन सब के लिए भी काले धन का ही यूज़ किया जाता है।
ब्लैक मनी जनरेटेड इन ट्रैफिकिंग, और वो कौन कौन सी है? उदाहरण के लिए देखो, अवैध मतलब अवैध तस्करी, ट्रैफिकिंग होती है तस्करी, मैंने आपको बताया ना, ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है। तस्करी इसका मेन मीनिंग है, तस्करी किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेडीज़ की हो सकती है, बच्चों की हो सकती है। फॉर इंस्टांस का मतलब है उदाहरण के लिए, अवैध तस्करी में सर्जित मतलब अवैध तस्करी से जो धन अर्जित किया गया है, सर्जित किया गया है, उत्पन्न किया गया है, मे बी प्लोड बैक टू एक्सपेंड ऑपरेशंस और कुड बी इन्वेस्टेड इन अदर इलीगल एक्टिविटीज, मतलब उस धन को वापस उन्हीं कार्यों का विस्तार करने के लिए वापस लगाया जा सकता है, या तस्करी जैसी अन्य अवैध गतिविधियां जैसे कि मतलब उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि स्मगलिंग भी तो तस्करी है ना, एक तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग होती है। और यूज टू ब्राइब पब्लिक ऑफिशियल्स टू लुक अवे, या फिर जो सरकारी अधिकारी हैं उनको फ्रॉम द क्राइम्स बीइंग परपेट्रेटेड, या हो रहे अपराधों से दूर रहने के लिए जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनको रिश्वत देने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि भाई घूस दे दी, पब्लिक ऑफिशियल्स को घूस दे दिया कि भाई हमारे मैटर में टांग मत अड़ाना, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करें, ड्रग्स की स्मगलिंग करें, या फिर हम गोल्ड की स्मगलिंग करें, कुछ भी करें, उनसे दूर रहने के लिए जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको घूस के रूप में दे दिया जाता है। और घूस सिर्फ कैश में नहीं दी जाती, गोल्ड के फॉर्म में भी दी जाती है, लैंड के फॉर्म में भी दी जाती है, फ्लैट्स के फॉर्म में भी दिए जाते हैं। आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, वहाँ वाला वो वाला तुम्हारा जो सी फेसिंग व्यू वाला जो बंगला है, 500 करोड़ का बंगला मेरे नाम कर दो, 400 करोड़ की वो ज़मीन मेरे नाम कर दो, वो सब क्या है? वो सब भी पार्ट ऑफ दी ब्राइब है, घूस का ही एक तरीके का हिस्सा है। ब्लैक मनी कम्स फ्रॉम दी ब्लैक इकोनॉमी, अब कहा जा रहा है कि जो काला धन है वो भी काली अर्थव्यवस्था से ही आता है। सो इफ ब्लैक मनी इज टू बी रिमूव फ्रॉम द इकोनॉमी, अगर अर्थव्यवस्था से, लेकिन कह रहे हैं कि अगर अर्थव्यवस्था से, इसलिए अगर अर्थव्यवस्था से काले धन को हटाना है तो ये काली अर्थव्यवस्था है जिसे नष्ट करना होगा। इट इज़ द ब्लैक इकोनॉमी विच मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, कि ये जो है काली अर्थव्यवस्था, पहले इसे हटाना होगा, और कंडीशंस विल हैव टू बी क्रिएटेड सच दैट इट कैन नॉट सर्वाइव, या फिर ऐसी स्थितियां बनानी होंगी कि वो जीवित न रह सके। क्या जीवित न रह सके? ब्लैक इकोनॉमी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वन ऑफ अटेम्प्ट्स टू फ्लश आउट ब्लैक मनी विदाउट रिगार्ड टू द अंडरलाइंग ब्लैक इकोनॉमी विल, इवन इफ सक्सेसफुल, नॉट प्रिवेंट फ्रेश जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। दूसरे शब्दों में, अंतर्निहित काली अर्थव्यवस्था की परवाह किए बिना काले धन को बाहर निकालने का एक बारगी प्रयास सफल होने पर भी काले धन की नई जनरेशन उत्पत्ति को नहीं रोक पाएगा। देखो, कह रहे हैं कि एक बार 500 रुपये, 1000 रुपये के नोट ब्लॉक कर देगी सरकार, लेकिन उसके बाद क्या होगा? पुराना तो निकाल लिया सारा कि भाई या तो जला दो, अगर तुम बैंक में नहीं डाल सकते तो उसे जलाओ, फेंको, कुएं में डालो, कुछ भी करो, लेकिन अगर वो इलीगल है तो आप उसे बैंक में जाके तो चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप चेंज करोगे तो आपको बताना होगा भाई, आपने अगर दिखाया है अपनी जो आप टैक्स फाइल करते हो उसमें आपने दिखाया है कि आपके पास तो 100 करोड़ की इनकम है, लेकिन 500 करोड़ आपके पास ब्लैक है, तो फिर आप 600 करोड़ किस बेसिस पे बैंक में दिखाओगे? आपको उन 500 करोड़ का हिसाब तो देना होगा ना, कि वो 500 करोड़ रुपए किस तरीके से कमाया गया है, कौन सा सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि इन 500 करोड़ रुपए को कौन से सोर्स से वो आपके पास आए हैं। तो इस वजह से क्या होगा? तो वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर ब्लैक इकोनॉमी को खत्म नहीं करेंगे, मतलब जो काली अर्थव्यवस्था है, क्या क्या है वो? ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स है। आपने प्राय न्यूज में सुना होगा कि पुलिस अथॉरिटीज़ ने 100 किलो चरस पकड़ी, 100 किलो अफीम पकड़ी, कोकीन पकड़ी, लाइक दैट। वो सब क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो जाएगी तो ब्लैक इनकम भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्लैक इकोनॉमी अगर नहीं खत्म होगी तो एक बार तो आप सारा कर दोगे ये कि सारी जो ब्लैक इनकम है वो बाहर निकाल दोगे, लेकिन ये तो वापस जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जब तक ब्लैक इकोनॉमी एंड नहीं होगी तब तक ब्लैक इनकम का जो जनरेशन है, ब्लैक मनी का जो जनरेशन है वो भी बंद नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात यहाँ पे बोली है राइटर ने कि भाई ब्लैक इकोनॉमी ही नहीं रहेगी तो फिर ब्लैक मनी भी कहाँ से आएगी? अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में और ज़्यादा प्रयास किए जाएँ कि भाई ट्रैफिकिंग बंद हो जाए, स्मगलिंग बंद हो जाए, जो एक्सटॉर्शन है वो बंद हो जाए, जो ब्राइब देना है पब्लिक ऑफिसर्स को वो बंद हो जाए, इससे क्या है? जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो भी ईमानदारी से काम करेंगे और गलत काम जो है वो होने से रोका जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द ब्लैक एंड द वाइट, काले और सफ़ेद की विनिमयता, मतलब मतलब काले को सफ़ेद में कैसे परिवर्तित किया जाता है। देयर इज़ ए कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मनी बिटवीन वाइट एंड ब्लैक स्ट्रीम्स, रेड्डी 2016, मतलब रेड्डी ने 2016 में ऐसा बोला होगा कि सफ़ेद और काली धाराओं के बीच धन का निरंतर प्रवाह होता रहता है। मतलब काले तरीके से कमा तो लिया, लेकिन उसे बनाना तो वाइट ही होगा गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। टू गिव एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए रियल इस्टेट डेवलपर हु इज पेड पार्टली इन कैश फॉर हिज सेल्स एंड डज नॉट रिपोर्ट दिस इनकम टू द टैक्स अथॉरिटीज मे यूज दीज अनअकाउंटेड फंड्स इन ए वेराइटी ऑफ वेज।
कहने के लिए, उदाहरण के लिए एक रियल इस्टेट डेवलपर। रियल इस्टेट डेवलपर कौन होता है? जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाते हैं ना, बिल्डर कह सकते हो आप। जो बिल्डर कह रहे हैं कि जो रियल इस्टेट डेवलपर हैं जिसे उसकी बिक्री के लिए आंशिक रूप से नगद में भुगतान किया जाता है। मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ है जिसमें से उसे अगर 30 रुपये या 40 रुपये, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100-200 रुपये में फ्लैट नहीं आते, आप इसे लाख में ले सकते हो कि सपोज 20 लाख का कोई फ्लैट है, 20 लाख का फ्लैट लिया, लेकिन बिल्डर को क्या किया, 10 लाख कैश में दे दिए, 10 लाख जो है उन्होंने चेक से, फिर बैंक अकाउंट से NEFT करके कैसे भी दे दिए। तो कह रहे हैं कि जो 10 लाख रुपया कैश से, यानी कि जो आधी इनकम है वो तो ब्लैक जनरेट हो गई बिल्डर की, उसको तो उसे टैक्स अथॉरिटीज़ को दिखाना नहीं है। वो कह रहा है कि जो उसकी बिक्री के लिए आंशिक रूप से नगद में भुगतान किया जाता है और टैक्स कर अधिकारियों को, टैक्स अथॉरिटीज़ को इस आय को रिपोर्ट नहीं करता है जो बिल्डर में यूज़ दीज, और वो इस अनअकाउंटेड, मतलब अनअकाउंटेड मतलब इस बेहिसाब, इसका तो कोई हिसाब नहीं है, इस बेहिसाब धन का वो विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकता है। अब कौन कौन से तरीकों से कर सकता है देखिए, शी और ही, मतलब लेडीज़ भी हो सकती है या जेंट्स भी हो सकता है। तो वो ही में यूज़ वन पार्ट टू पे, वो क्या करेगा, टू पे सेलर ऑफ सीमेंट इन कैश, कि जो सीमेंट वाला है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने में सीमेंट भी तो बहुत ज़्यादा लगता है ना, ट्रकों सीमेंट लगता है। तो वो कह रहा है कि वो इसके एक पार्ट को तो क्या कर सकता है, सीमेंट खरीदने में यूज़ कर सकता है कि भाई सीमेंट की बोरियां ले ली, 200 बोरी 500 बोरी सीमेंट ले लिया और नगद में पेमेंट कर दी। मान लो उसने 1000 बोरी सीमेंट खरीदा, 600 बोरी की पेमेंट कैश में कर दी और 400 बोरी की पेमेंट जो है वो चेक से कर दी। हु टू विशेज टू हाइड दिस सेल फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज, और वो भी क्या करता है, जो सीमेंट वाला है वो भी इस पैसे को क्या करता है, सीमेंट जो विक्रेता है वो भी इस नगद भुगतान को क्या करता है, वो भी छिपाना चाहता है टैक्स अधिकारियों से। वो क्या दिखाएगा कि मैंने तो 1000 में से 400 ही बोरी सीमेंट बेचा है और 600 बोरी जो उसने कैश में लिया है वो भी उसका ब्लैक इनकम जनरेट हो गई है। दिस पार्ट ऑफ द ब्लैक मनी देन सर्कुलेट्स इन द ब्लैक इकोनॉमी, और ये जो काला धन है वो क्या करता है, फिर काली अर्थव्यवस्था में घूमता रहता है। The cement along with other legally paid for materials may be used to build a group of flats for which all necessary permissions have been obtained. और सीमेंट जो है वो सामग्री के लिए कानूनी रूप से भुगतान किए गए अन्य के साथ, मतलब और चीज़ें लेने के लिए जिसके लिए लीगली पे किया होगा। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लगती है ना, रेत लगता है, सरिया लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। कह रहे हैं कि जो लीगली जो पेमेंट की है ना उस सामग्री के लिए, उसके साथ जो है अन्य के साथ जो है फ्लैट के एक समूह के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब फ्लैट का एक हिस्सा बनाने के लिए, मतलब जैसे A विंग B विंग ऐसे कई बिल्डिंग्स होती है ना कि भाई उसमें यूज़ किया जा सकता है, जिसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियाँ पहले ही प्राप्त कर ली गई हो। मतलब वो बिल्डिंग बनाने के लिए जो पहले से ही परमिशन ले रखी है, और अब जो है आपने परमिशन तो पहले ही ले रखी है, और ये जो ब्लैक इनकम जनरेट हो रही है इसको आप वो बिल्डिंग बनाने के लिए, वो हिस्सा बनाने के लिए यूज़ कर सकता है बिल्डर। हियर द ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू एन एसेट दैट इज पार्ट ऑफ द वाइट और द लीगल इकोनॉमी। यहाँ पर काले धन को ऐसी संपत्ति में परिवर्तित किया जाता है जो श्वेत यानी कि वाइट या कानूनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। मतलब उसे वाइट बना दिया जाता है। उसने इलीगल पैसा लगा दिया फ्लैट बनाने में, यानी कि एक फ्लैट बनाने में अगर उसको 10 लाख की कॉस्टिंग आई, जिसमें से 4 लाख तो उसने लीगली खर्चा कर दिया और 6 लाख जो है उसने इलीगली खर्चा कर दिया। ऐसे एक फ्लैट की तरह अगर उसने 50 फ्लैट भी बना दिए तो कितने, मतलब करोड़ों रुपए घुस गए उसके, तो उसमें करोड़ों ब्लैक मनी उसकी वाइट हो जाएगी। कब? जब वो फ्लैट्स जो है लोगों को बेचेगा। पेज नंबर 15। ए सेकेंड पार्ट ऑफ द रियल इस्टेट डेवलपर्स ब्लैक मनी में बी यूज टू बाय गोल्ड। और जो दूसरा हिस्सा है काले धन का, मतलब बिल्डर का जो दूसरा हिस्सा है काले धन का, उसको वो कैसे यूज़ कर सकता है? उसको वो गोल्ड खरीदने के लिए यूज़ कर सकता है, विच इज़ नॉट रिपोर्टेड एंड द लास्ट पार्ट केप्ट इन कैश। मतलब रियल इस्टेट डेवलपर के काले धन का दूसरा हिस्सा जो है सोना खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है, और आखिरी हिस्सा वो क्या करता है, कैप्ट इन कैश, वो नगद में रखता है। सो इसलिए दीज सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स ऑफ द ब्लैक मनी ऑफ द रियल इस्टेट डेवलपर रिमेन पार्ट ऑफ द ब्लैक इकोनॉमी एज अनअकाउंटेड एसेट्स। तो रियल इस्टेट डेवलपर के काले धन का ये दूसरा और तीसरा हिस्सा बेहिसाब संपत्ति यानी कि अनअकाउंटेड एसेट्स, उसको क्या बोलते हैं, बेहिसाब संपत्ति के रूप में काली अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना रहता है। मतलब वो तो ब्लैक इनकम है तो वो बार बार उसी चीज़ के लिए रोटेट करती रहेगी ना, कभी सीमेंट खरीदने के लिए, कभी सरिया खरीदने
करने के लिए, कभी कलर, बिल्डिंगों में जो कलर होता है उसकी पेमेंट के लिए। दूसरा और तरीके से भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज उसने दिखाया कि उसने किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए 200 लेबर लगाए हैं, तो वो मतलब जो लीगली पेमेंट करेगा वो कितने वर्कर्स को करेगा, 200 लेबर्स को करेगा, क्योंकि उसने 200 वर्कर्स लीगली दिखाए हैं। और पता चला साइट पे काम करने वाले वर्कर कितने हैं, 500। तो जो बचे हुए 500 माइनस 200, जो बचे हुए 300 वर्कर्स हैं, उन्हें अगर वो कैश में पेमेंट करेगा तो भी उसकी ब्लैक इनकम का यूज़ हो जाएगा। और वो क्या होगा, वो ना टैक्स अथॉरिटीज़ को दिखेगी, ना किसी अकाउंट की बुक में आएगी, कहीं भी नहीं आएगा। और वो पेमेंट कितने वर्कर्स की दिखाएगा, 200 वर्कर्स की दिखाएगा। इन द मीन वाइल, इसी बीच द ट्रेडर ऑफ सीमेंट में यूज हिज कैश इनकम टू पे हिज वर्कर्स। और इसी बीच सीमेंट का व्यापारी भी अपनी नगद आय का उपयोग अपने श्रमिकों को नगद मजदूरी का भुगतान करने के लिए कर सकता है। मतलब जो बात मैंने अभी एग्जाम्पल के रूप में आपको बिल्डर के लिए बताई थी, वही सेम सीमेंट ट्रेडर के लिए भी की गई है कि सीमेंट वाला जो ट्रेडर है, व्यापारी है जो सीमेंट बेचता है, वो भी भाई अपनी जो नगद आय, मतलब उसने 1000 बोरी सीमेंट बेचा, 400 बोरी की कीमत कैश में ली, 600 बोरी की कीमत कैश में ली और 400 बोरी की उसने लीगली ले ली। तो जो 600 बोरी की इनकम आई है उसे भी तो उसे यूज करना है। तो उसके यहाँ पर भी जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भी ऐसे ही करेगा। सपोज 500 वर्कर काम कर रहे हैं, 200 को उसने लीगली रख रखा है तो 200 को लीगली दे देगा, और 300 अगर इलीगल हैं तो उनको कैश में पेमेंट कर देगा, जो ना किसी अकाउंट बुक में आएगी और ना फिर कहीं भी दिखेगी टैक्स अथॉरिटीज़ को। आगे चलते हैं। Cash wages that are not to pay his workers, cash wages that are not reported in his books of account, वो भी क्या करेगा, अपने मतलब नगद मजदूरी का भुगतान कर देगा अपने श्रमिकों को जो उसके खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं है। द वर्कर्स में यूज देयर वेजेस टू विजिट ए स्टोर, और जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, वो अपनी मजदूरी का उपयोग किसी स्टोर पर जाने, बाय ग्रोसरीज, किराने का सामान खरीदने, डिमांड एंड रिसीव, मांग करने और रसीद प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। ऑन विच टैक्स इज शोन एज पेड, और जिस पर कर के भुगतान के रूप में दिखाया गया है, मतलब ये दिखाया गया है कि भाई टैक्स इसने पे कर दिया है। हियर द ब्लैक मनी ऑफ द ट्रेडर गेट्स कन्वर्टेड वाया सर्टेन परचेजेस ऑफ द वर्कर्स इनटू वाइट मनी। यहाँ व्यापारियों का काला धन श्रमिकों की कुछ खरीद के माध्यम से सफ़ेद धन में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। There is then both a constant back and forth movement of money in both forms. इसके बाद दोनों रूपों में धन की निरंतर आगे और पीछे दोनों तरह की आवाजाही होती है। मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मतलब आवाजाही, मतलब आगे या पीछे, मतलब कभी धन आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है। एंड देयरफॉर एन इंटरमिंगलिंग ऑफ द लीगल एंड इलीगल एक्टिविटीज़, और इसलिए कानूनी और अवैध गतिविधियों का एक मिश्रण होता है। मतलब कानूनी और अवैध, मतलब लीगल भी, अब मजदूरों ने सामान खरीदा तो वो तो लीगल ही है, बेचारे दिन भर काम करे और शाम को किराने का सामान खरीद के ले आए, और उनको जो पेमेंट मिली है उनमें से कई को लीगल पेमेंट मिली है और कई को इलीगल, मतलब वो खातों में दर्ज ही नहीं है। दिस इंटरेक्शन बिटवीन एंड कंसिक्वेंट कन्वर्जन फ्रॉम वन टू दी अदर ऑफ ब्लैक एंड वाइट मनी कुड पोज देयर ओन चैलेंजेस टू अटेम्प्ट्स टू स्टैम्प आउट द ब्लैक इकोनॉमी। टू स्टैम्प होता है मोहर लगाना, कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतर। पूरे का मीनिंग देखते हैं। काले और सफ़ेद धन के बीच यह बातचीत, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत। कह रहा है काले और सफ़ेद धन के बीच ये बातचीत जो है वो एक दूसरे में रूपांतर, मतलब परिणाम स्वरूप क्या है, काली अर्थव्यवस्था पर मोहर लगाने के प्रयासों को चुनौती दे सकता है। द इंटरेक्शन बिटवीन मतलब बातचीत किस किस के बीच में, ब्लैक एंड वाइट मनी, मतलब काले और सफ़ेद धन के बीच ये जो बातचीत है, कुड पोज मेक कन्वर्जन फ्रॉम वन टू दी अदर, और एक का दूसरे में रूपांतर, मतलब काले का सफ़ेद में रूपांतर क्या कर सकता है, कुड पोज देयर ओन चैलेंजेस टू अटेम्प्ट टू स्टैम्प आउट, मतलब उनके अपने, मतलब जो काली अर्थव्यवस्था मोहर लगाने के जो उनके स्वयं के प्रयास हैं उनको भी चुनौती दे सकता है। ब्लैक मनी इन इट्स एसेट फॉर्म ऑल्सो मूव्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, संपत्ति के रूप में जो काला धन है वो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार भी आता जाता रहता है। नेशनल बॉर्डर्स मतलब राष्ट्रीय सीमाएं। Black money generated at home can be taken out of the country and deployed abroad in some assets or even kept as bank deposits. घर में उत्पन्न काले धन को देश से बाहर ले जाया जा सकता है और विदेशों में किसी संपत्ति में लगाया जा सकता है या बैंक जमा के रूप में भी रखा जा सकता है। आप सुनते होंगे ना, उसका स्विस बैंक में अकाउंट है, उसमें 600 करोड़ पड़े हैं, उसका भी स्विस बैंक में अकाउंट है, उसके 500 करोड़ पड़े हैं। तो वो सब कैसे जाता है, वो सारा ब्लैक मनी है जो कि बाहर भेज दिया जाता है। और वहाँ पर आप बहुत सारे लोग विदेशों में घर खरीद के रखते हैं, जैसे विजय माल्या है, वो अभी इंडिया छोड़ के ही भाग गए हैं, वो फॉरेन कंट्री में ही रह रहे हैं। तो ये सब क्या है, वो ब्लैक मनी से पहले ही वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखते हैं, अपने लिए बेंगलोज खरीद के रखते हैं, वहाँ के बैंकों में ही अपने पैसे जमा करके रखते हैं।
After a while, it could be brought back to India through a legal route like an offshore financial center and invested as legal money in the domestic economy. कुछ समय बाद इसे अपतटीय वित्तीय केंद्र, अब ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर क्या होता है? ऑफशोर, जिसे OFC भी बोला जाता है, ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? OFC। OFC का मतलब होता है अपतटीय, यानी कि समुद्र में तट से दूर या फिर किनारे से दूर, ऐसी जगह पर आप कह सकते हो इसे ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर एंड इन्वेस्टेड एज लीगल मनी इन द। ये कह रहा है कि कुछ समय बाद इसे अपतटीय वित्तीय केंद्र जैसे कानूनी मार्ग से भारत वापस लाया जा सकता है और घरेलू अर्थव्यवस्था में कानूनी धन के रूप में निवेश किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द राउंड ट्रिपिंग ऑफ ब्लैक मनी। इसे काले धन की राउंड ट्रिपिंग कहा जाते हैं। अब ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर है, इसको आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। OFC, इसे एक देश या क्षेत्र अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। जो NRI होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन, गृह देश या फिर अधिकार क्षेत्र के पहलुओं को दरकिनार करके, मतलब वो कौन से गृह देश यानी कि कौन से कंट्री से हैं वो ये, या फिर कौन से अधिकार क्षेत्र है, इन सब पहलुओं को दरकिनार करने के उद्देश्य जो NRI हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराता है OFC। इनका यूज़ आमतौर पर कहाँ किया जाता है? एसेट, संपत्ति रखने वाली कंपनियों जो है ना, एसेट रखने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए मतलब यूज़ किया जाता है, ताकि वे टैक्स से बचने के लिए स्थानों के रूप में किया जाता है। बहुत बार वे टैक्स चोरी के लिए अवैध रूप से किए जाते हैं, मतलब ऐसी कंपनीज। और राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी क्या होता है? राउंड ट्रिपिंग होता है काले धन के मामले में राउंड ट्रिपिंग का मतलब है ये वो, मतलब राउंड ट्रिपिंग तब होती है जब कंपनियां विभिन्न सोर्सेज से, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से धन किसी टैक्स हेवन देश में भेजती हैं और वहां से फिर वापस अपनी किसी भारतीय कंपनी में निवेश करा लेती हैं। सरल भाषा में बोले तो धन या फिर कोई वस्तु आदि का उस स्थान पर वापस लौटाना जहां से वो चला हो। और टैक्स हेवन क्या होती है? टैक्स हेवन कंट्रीज वो होती हैं जहां जो बहुत इम्पोज लेस अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब जहां बहुत जीरो, ना के बराबर टैक्स हो, वो टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाती हैं। तो आपको ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर भी पता चल गया, और डिटेल में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और जो राउंड ट्रिपिंग है वो भी आपको बता दिया गया है। ब्लैक डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था। इन एन एसेट द इलीगल कैन ऑल्सो बी एम्बेडेड अलॉन्ग विद द लीगल। और संपत्ति मतलब जो ये है ना, एक संपत्ति में कानूनी के साथ साथ अवैध को भी एम्बेड किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। टू रिटर्न टू अवर एग्जाम्पल ऑफ द रियल इस्टेट डेवलपर, हमारे रियल इस्टेट डेवलपर के उदाहरण पर वापस जाने के लिए, व्हेन ही शी, जब वह सेल से फ्लैट टू ए बायर, जब वो बायर को एक फ्लैट बेचता है, द प्राइस ऑफ द फ्लैट में कवर बोथ द लीगल एक्सपेंडिचर एज वेल एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इलीगली सच एज पेमेंट मेड विद ब्लैक मनी फॉर सम ऑफ द सीमेंट। ये कह रहा है कि जब ये जो फ्लैट है वो हम बायर को बेचते हैं, तो फ्लैट की जब वो कीमत चुकाता है तो उसमें अवैध के साथ साथ जो मतलब लीगल खर्च किया गया है उसके साथ साथ अवैध रूप से किए गए खर्च का भुगतान भी, मतलब जैसे सीमेंट है, अब बायर को तो नहीं पता कि भाई इसमें कितने बोरी सीमेंट जो है वो इलीगल पैसों का लगा है, उसको तो वो तो पूरी पेमेंट देगा। मान लो उसने 20 लाख का फ्लैट खरीदा है तो वो तो 20 लाख रुपए दे रहा है ना, उसको क्या पता कि इसमें 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए आधे जो है वो ब्लैक मनी के लगे हैं, उसको तो नहीं पता। वो तो पूरी कीमत, फ्लैट की पूरी कीमत जो है वो कानूनी खर्च के साथ साथ अवैध रूप से किए गए खर्च जैसे कि सीमेंट आदि के लिए काले धन के साथ किए गए भुगतान को भी कवर कर सकती है, मतलब दोनों पेमेंट को वो कवर कर सकती है। एक्सपेंडिचर एज वेल एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इलीगली सच एज पेमेंट मेड विद ब्लैक मनी फॉर सीमेंट। आगे बढ़ते हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट में हाउएवर टेल ए फेक स्टोरी, और जो खाते हैं किताबें हैं वो हालांकि एक नकली कहानी बता सकती हैं। हियर देन द ब्लैक मनी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इज एम्बेडेड इन द प्राइस ऑफ द फ्लैट। यहाँ निर्माण में इस्तेमाल होने वाला काला धन फ्लैट की जो कीमत है उसमें अंतर्निहित है, मतलब काला धन भी और ब्लैक और वाइट दोनों मनी यूज हुई हैं, लेकिन बायर जो पेमेंट कर रहा है वो तो दोनों के लिए ही कर रहा है। तो जो इनकम जनरेट हो रही है फ्लैट बेच के वो तो पूरी की पूरी वाइट हो गई ना, अगर उसने कैश में नहीं दिया है, चेक से दिया है या फिर डीडी के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू दिया है तो वो पूरी की पूरी लीगल है, लेकिन अगर उसने भी कैश में दिया है तो वो भी इलीगल है। द बायर ऑफ द फ्लैट में पे फॉर इट फ्रॉम टैक्स पेड इनकम एंड बाई चेक एंड में possessed in full a legal asset, but what she has paid for comes with an element of black money used in its construction that she may not be aware of।
फ्लैट का खरीदार इसके लिए कर प्रदत्त आय से यानी कि जो टैक्स पेड इनकम है उससे या फिर चेक से भुगतान कर सकता है और उसके पास पूरी कानूनी संपत्ति हो सकती है। मतलब उसने चेक से पेमेंट की है या फिर टैक्स पेड इनकम से पेमेंट की है तो उसके पास तो पूरी की पूरी लीगल संपत्ति हो गई, लेकिन उसने जो भुगतान किया है वो इसके निर्माण में उपयोग किए गए काले धन के एक तत्व के साथ आता है जो जिसके बारे में ना उसको वो अवेयर ही नहीं हो सकता, मतलब उसको पता ही नहीं होगा, अवेयर नहीं होगा। अवेयर मतलब जागरूक नहीं होगा, उसको क्या मालूम कि बिल्डर ने जो पैसा लगाया है बिल्डिंग में वो कितना लीगल है और कितना इलीगल है। When he she sells the flat, और जब वो बेचता या बेचती है फ्लैट को, he she may be compelled by the buyer to accept a part of the payment in cash that has not been reported to the tax authority। और जब आगे जाके वो उस फ्लैट को वो बेचता या बेचती है तो उसको क्या किया जा सकता है, तो भाई उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, खरीदार द्वारा भुगतान का एक हिस्सा नगद में स्वीकार करने के लिए उसे मजबूर किया जा सकता है कि भाई नहीं इतने का फ्लैट है तो इतने, सपोज 40 लाख का फ्लैट है, नहीं भाई मैं तो 20 लाख ही नगद दे सकता हूँ, 20 लाख ही दूंगा मैं चेक से, 20 लाख तो मैं कैश में दूंगा, मेरे पास कैश पड़ा है, तो उसको मजबूर किया जा सकता है। या फिर उसके फ्लैट की कीमत के हिसाब से, मान लो फ्लैट है 40 लाख का और वो कह रहा है ठीक है भाई मैं 45 लाख में खरीदूंगा तेरा फ्लैट, लेकिन 25 लाख तुझे कैश में दूंगा, तो उसने तो 25 लाख अपने ब्लैक मनी ठिकाने लगा दिया। सो हियर through the various stages of production and sale, we have a combination of black and white construction money turning into white first sale money and then again into। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तो यहाँ उत्पादन और बिकने के विभिन्न चरणों के माध्यम से हमारे पास काले और सफ़ेद निर्माण कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, पैसे का एक संयोजन है जो सफ़ेद, मतलब पहले तो क्या था सफ़ेद बिक्री में बदल रहा है और फिर से काला और फिर से सफ़ेद बिक्री, दूसरी बिक्री, मतलब ऐसे ही चल रहा है कि भाई पहले ब्लैक को इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसे वाइट में बेच दिया, फिर वो वापस बेच रहा है तो उसके पास ब्लैक मनी आ रही है, मतलब वापस मतलब रीसेल में उसने फर्स्ट सेल हो गई जो पहली बार बिल्डर ने बेचा, और सेकेंड सेल हो गई मतलब दूसरी बार जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है जब वो बेच रहा है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15 एंड हो गया, पेज नंबर 60। ब्लैक एंड वाइट सेकंड्स एंड मनी, एक कांस्टेंट इंटरमिंगलिंग एंड मूविंग बैक एंड फोर्थ ऑफ द मनी। इसी तरीके से वो कह रहा है कि एक निरंतर अंत्यक्रिया और पैसे का आगे और पीछे जाना आवाजाही का मिश्रण है। मतलब बिल्डर ने फर्स्ट सेल किया, लीगली कर दिया, फिर सेकंड ऑनर ने क्या किया, ज़्यादा में बेचने के लिए आधा कैश में ले लिया, मतलब ब्लैक मनी फिर से जनरेट हो गई। इन वेरियस ट्रांजेक्शंस द स्टॉक ऑफ ब्लैक मनी कंटेंट इन एन एसेट ऑन सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्लो। कह रहे हैं कि विभिन्न लेन देन में बिक्री पर संपत्ति में निहित काले धन के भंडार को, स्टॉक ऑफ ब्लैक मनी मतलब काले धन के भंडार को प्रवाह में परिवर्तित किया जा सकता है, प्रवाह में मतलब यूज में लाया जा सकता है उसे। वाइल स्टॉक्स ऑफ ब्लैक मनी एम्बेडेड और अदरवाइज कैन बी हेल्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, द फ्लोज आर ऑफन इन कैश। ये कह रहे हैं कि जो काले धन के भंडार हैं एम्बेडेड या अन्यथा, एम्बेडेड का मतलब होता है अंतर्निहित, सन्निहित, गड़ा हुआ, और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं एम्बेडेड के। तो ये कह रहे हैं कि काले धन के भंडार एम्बेडेड मतलब अंतर्निहित या अन्यथा विभिन्न रूपों में रखे जा सकते हैं, लेकिन जो फ्लो है, कहते नहीं कि कैश फ्लो, जो फ्लो है वो अक्सर कैश में होते हैं, नगद में होते हैं। द फ्लोज आर ऑफन इन कैश, दीज वर अर्लियर एंटायरली थ्रू कैश। और पहले तो ये पूरे के पूरे रूप में जो थे, पूर्णतया रूप से जो थे ये नगद के माध्यम से थे, जबकि while conversion through cash flow continue to be important, new forms are now used। जबकि जो कैश फ्लो है उसके माध्यम से रूपांतर परिवर्तन तो बना हुआ है, अब नए रूपों का उपयोग किया जाता है। आगे देखो, जैसे कि इंक्रीजिंग लार्ज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक्स इनटू फ्लोज ऑल्सो टेक्स फ्लो थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू सोफिस्टिकेटेड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट थ्रू कैश। कह रहे हैं कि तेजी से क्या है, तेजी से शेयरों के प्रभाव, यानी कि शेयर मार्केट में जो फ्लो होता है वो बड़े मूल्य रूपांतर भी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से खातों के परिष्कृत हेर फेर, यानी कि सोफिस्टिकेटेड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है परिष्कृत, मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेर फेर, छेड़छाड़ खातों में जो की जाती है वो, अकाउंट्स मतलब खाते, खातों के परिष्कृत हेर फेर के माध्यम से होते हैं, न कि एंड नॉट थ्रू कैश, न कि कैश के माध्यम से अकाउंट्स में हेरा फेरी करके। इन दी टेक्स्ट बुक स्टॉक्स आर एसेट्स एंड फ्लोज आर इनकम। पाठ्य पुस्तकों में स्टॉक तो संपत्ति है और जो प्रवाह है वो क्या है, इनकम है, आय है। हियर इन द डिस्कशन ऑफ ब्लैक मनी, यहाँ ब्लैक मनी के काले धन की चर्चा में वी यूज फ्लोज इन डिफरेंट सेंस टू कन्वे द कन्वर्जन इनटू कैश एंड ऑल्सो एन इंटरमिंगलिंग ऑफ वाइट एंड ब्लैक। यहाँ काले धन की चर्चा में हम नकदी में रूपांतरण और सफ़ेद और काले रंग के मिश्रण यानी कि इंटरमिंगलिंग को व्यक्त करने के लिए एक अलग अर्थ में प्रवाह का, फ्लो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी।
काले धन की जो उत्पत्ति है उसके प्रकार, फॉर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, काले धन की उत्पत्ति के जो विभिन्न प्रकार हैं वो। The 2012 white paper has a useful listing of the many ways in which black money is generated. 2012 के श्वेत पत्र में उन कई तरीकों की उपयोगी सूची है जिनसे काला धन जो है वो उत्पन्न होता है, जनरेट किया जाता है। One is what it calls the crude way in which income generated from illegal activities is hidden from the law. एक तरीका वह है जिसे वो कच्चा तरीका कहते हैं, क्रूड मतलब कच्चा कहते हैं, कच्चा तरीका कहते हैं, जिसमें अवैध गतिविधियों से उत्पन्न आय को कानून से छिपाया जाता है। मतलब एक तरीका तो वो है जिसमें जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसे कानून से छिपाया जाता है, उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं दिया जाता है। At a subsequent stage, this black money may be laundered using sophisticated methods, but in the first round it is just hidden from the law. Laundered मतलब जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग सुना होगा ना, वो सब। मतलब पहला तो कच्चा तरीका हो गया जिसमें अवैध गतिविधियों से उत्पन्न आय को कानून से छिपाया जाता है, और बाद के चरण में क्या होता है, एट ए सब्सिक्वेंट स्टेज मतलब बाद के चरण में ये काला धन जो है परिष्कृत तरीकों से, यानी कि सब्सिक्वेंट स्टेज में ये ब्लैक मनी जो है मे बी लॉन्डर्ड यूजिंग सोफिस्टिकेटेड मेथड। सोफिस्टिकेटेड मेथड मतलब परिष्कृत तरीकों का उपयोग करके इसे सफ़ेद किया जा सकता है, लेकिन पहले दौर में ये कानून से छिपा हुआ ही है, और बाद के तरीकों में मतलब कुछ भी करके आप इसे वाइट कर लेंगे वो लोग कैसे भी तरीके से, लेकिन पहले स्टेज में ये कानून से छिपा हुआ है तो ये इलीगल है। अनदर इज व्हाट इज कॉल्ड more sophisticated approach in generating income from legal activities that is not reported to the tax authorities subsequently. और कह रहे हैं कि दूसरा वह है जिसे कानूनी गतिविधियों से आय उत्पन्न करने में अधिक मतलब परिष्कृत दृष्टिकोण यानी कि मोर सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहा जा सकता है, जिसे बाद में कर अधिकारियों को सूचित नहीं किया जाता है। और क्या किया जाता है, दिस इज डन अंडर द ब्रॉड रूबेरिक ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। रूबेरिक होता है निर्देशों या नियमों का एक सेट, उसको रूबेरिक बोलते हैं। ये कह रहा है दिस इज डन, ये खातों में हेर फेर के व्यापक रूबेरिक मतलब निर्देशों या नियमों का एक सेट जो होता है वो रूबेरिक होता है, रूबेरिक के तहत किया जाता है। मतलब हर जगह मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की जाती है, यानी कि खातों में हेराफेरी की जाती है। The ways in which black money is generated have been acquiring an increasing sophistication, especially in financial practices that cross national borders. जिन तरीकों से काला धन उत्पन्न होता है वे बढ़ते हुए यानी कि सोफिस्टिकेटेड परिष्कार प्राप्त करें, विशेषकर उन वित्तीय प्रथाओं में जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं, नेशनल बॉर्डर्स मतलब राष्ट्रीय सीमाएं। दे इंक्लूड ट्रांसफर प्राइसिंग इन ट्रेड, मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू ट्रेड, यूज ऑफ टैक्स हेवन्स, ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पार्टिसिपेटरी नोट्स। वो कौन कौन से हैं जिन तरीके से मतलब आगे देखिए वो कौन कौन, इनमें व्यापार में स्थानांतरण मूल्य यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग इन ट्रेड निर्धारण, व्यापार के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं यहाँ पे दे दो उस अकाउंट में दे दो, बेनामी अकाउंट में पैसे ले लेना, टैक्स हेवन जो हवाला का काम करते हैं ना उसे भी मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं ना, वही हवाला का जो काम है ना वही मनी लॉन्ड्रिंग है। टैक्स हेवन क्या है, मैंने आपको बताया ना कि वो कंट्रीज जहाँ पर टैक्स न के बराबर या बहुत ज़्यादा कम लगता है। अब तटीय वित्तीय क्षेत्र यानी कि ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिटेल में बताया था, का उपयोग और पार्टिसिपेटरी नोट्स जैसे डेरिवेटिव उपकरणों के माध्यम से निवेश शामिल है। और पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं इसको भी आगे आएगा आपको पूरी डिटेल में, वहाँ आप इजीली समझ सकते हो कि पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं ये क्या है, इसको आप पॉइंट नोट कर लें, ये अभी नेक्स्ट पेज पे आने वाला है हमारा। The white paper also identifies some sectors as more vulnerable to the generation of black money. जो व्हाइट पेपर है, श्वेत पत्र है, वो काले धन के सर्जन के लिए कुछ क्षेत्रों को असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल क्षेत्रों के रूप में भी पहचानता है। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित क्षेत्रों के रूप में भी पहचानता है। दीज इंक्लूड, और इसमें से कौन कौन से निम्नलिखित शामिल है। पहला है लैंड एंड रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन्स यानी कि भूमि और रियल इस्टेट का जो ट्रांजेक्शन है, लेन देन है वो। दूसरा है बुलियन एंड ज्वेलरी ट्रांजेक्शन्स यानी कि बुलियन क्या होता है, सोना और आभूषणों का लेन देन, बुलियन मतलब गोल्ड एंड ज्वेलरी ट्रांजेक्शन मतलब आभूषणों का लेन देन। तीसरा है फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल मार्केट वाली वित्तीय बाजार लेन देन यानी कि शेयर मार्केट का। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट होता है सार्वजनिक खरीदी। दी नॉन प्रॉफिट सेक्टर होता है गैर लाभकारी क्षेत्र। और सिक्स्थ है दी इनफॉर्मल सेक्टर विद इट्स कैश इकोनॉमी। और सिक्स्थ है इसके साथ जो अनौपचारिक क्षेत्र नगद अर्थव्यवस्था, कैश इकोनॉमी मतलब नगद अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 17 पे।
It would be useful to note here that the informal sector is only one of the many sectors vulnerable to the generation of the black economy. यहाँ यह नोट करना उपयोगी होगा कि जो अनौपचारिक क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उन कई क्षेत्रों में से एक है, इज ओनली वन ऑफ द मैनी सेक्टर्स, उन कई क्षेत्रों में से एक है जो काले धन के सर्जन के प्रति संवेदनशील है. वल्नरेबल टू द जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, यहाँ पर संवेदनशील है. द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सेक्टर्स फॉर द जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी है चेंज्ड ओवर द ईयर्स. और जो मतलब पिछले कुछ वर्षों में काले धन के सर्जन के लिए इन क्षेत्रों का सापेक्ष महत्व जो है वो काफ़ी बदल गया है. अर्लियर, पहले बुलियन गोल्ड ट्रेड वॉज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी. इससे पहले बुलियन यानी कि सोना जो है वो व्यापार काले धन की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता था. लोग सोना खरीद के जमा कर लेते थे. एक पिक्चर रेड आई थी, आपने उसमें देखा होगा ना, कैसे खंभों में से, जमीन में से फाड़ के, कहाँ से छतों में से सोना ही सोना गिर रहा था. इन द रिसेंट ईयर, हाल के वर्षों में, रियल इस्टेट होती है अचल संपत्ति, जैसे कि भूमि है, मकान है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, वो सब उसी जगह रहते हैं तो उनको अचल संपत्ति बोला जाता है. और जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, उसे बोला जाता है चल संपत्ति. फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शंस, वित्तीय बाजार लेन देन, करप्शन इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो सिविल अनुबंध हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब अनुबंध, वो डिफेंस इंपोर्ट्स यानी कि रक्षा आयात, एंड प्रैक्टिसेस इन द नॉन प्रॉफिट सेक्टर, और गैर लाभकारी क्षेत्र वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यानी कि शिक्षा संस्थान है वो, एंड हॉस्पिटल्स रन बाय ट्रस्ट, और वो हॉस्पिटल्स जिन्हें ट्रस्ट चलाती है, हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैक मनी जनरेशन. वो क्या है, वो प्रथाएं अब काले धन के सर्जन के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं. वो कह रहे हैं कि काले धन की जनरेशन के लिए अब कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है. भाई पहले तो कह रहे हैं कि पहले तो सिर्फ बुलियन यानी कि पहले तो सिर्फ सोना, गोल्ड ही था काले धन की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत, लेकिन हाल के वर्षों में जो रियल इस्टेट है वो, वित्तीय बाजार का लेन देन है वो, सार्वजनिक यानी कि जो सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार वो है यानी कि करप्शन इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट वो, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफेंस इंपोर्ट्स यानी कि रक्षा आयात, और जो गैर नॉन प्रॉफिट सेक्टर मतलब जो गैर लाभकारी क्षेत्र हैं वो, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षा संस्थान, या फिर ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए जो हॉस्पिटल्स हैं, वो क्या हैं, वो प्रथाएं जो हैं काले धन के सर्जन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. अब उन सोर्सेज के थ्रू जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मनी को जो है जनरेट किया जाता है. एंड नोट्स, एंड नोट क्या होता है? एंड नोट इज ए नोट एट द एंड ऑफ ए टेक्स्ट. किसी टेक्स्ट के एंड में जो एंड नोट दिया जाता है वो, तो जहाँ से ये चैप्टर लिया गया है, कहाँ से लिया गया था, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, डिमोनिटाइजेशन एंड ब्लैक मनी, वहाँ से ये चैप्टर लिया गया था. तो वहाँ के ये एंड नोट्स हैं जो यहाँ पर भी दिए गए हैं. This is more or less the same definition as that contained in the fine 2012 white paper on black money prepared by the Ministry of Finance. ये कह रहे हैं एंड नोट में कि यह कमोबेश, मोर और लेस का मतलब है कमोबेश वही परिभाषा है जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए काले धन पर 2012 के व्हाइट पेपर श्वेत पत्र में निहित है. ये वही हैं. Black money there is defined as that which is not fully legitimate in the hands of the owner. Black money वहाँ पर क्या डिफाइन की गई है, क्या मतलब उसके बारे में, काले धन को वहाँ परिभाषित किया गया है कि जो मालिक के हाथों में पूरी तरह वैध नहीं है, वो मनी जो मालिक के हाथों में पूरी तरह वैध नहीं है, लेजिटिमेट मतलब वैध, इन द हैंड्स ऑफ द ऑनर मालिक के हाथों में, फॉर टू पॉसिबल रीजन, दो संभावित कारणों से वो मालिक के हाथों में पूरी तरह वैध नहीं है. और वो दो संभावित कारण कौन कौन से हैं? One reason is that the black money may have been generated from illegitimate activities like crime, drug trade, terrorism and corruption. कह रहे हैं कि एक कारण तो ये हो सकता है कि काला धन जो है वो अपराध मतलब क्राइम के तरीके से, या फिर ड्रग ट्रेड यानी कि नशीली दवाओं के व्यापार से, टेररिज्म मतलब आतंकवाद से, एंड करप्शन मतलब भ्रष्टाचार से या फिर ट्रैफिकिंग से, और भी बहुत सारी अवैध गतिविधियां हैं उनके थ्रू इकट्ठा किया गया हो. द सेकेंड रीजन इज दैट इट मे हैव बीन जनरेटेड बाय द फेलिंग टू पे द ड्यूज टू द एक्सचेकर इन फॉर्म ऑफ द अदर. कह रहे हैं कि दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये एक के दूसरे के रूप में राजकोष को यानी कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको जो देय राशि है उसका भुगतान करने में विफल होने से उत्पन्न हुआ हो, यानी कि टैक्स ना दिया गया हो, या फिर कोई और भी जो ड्यूज हैं उसके ऊपर, वो सब इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के थ्रू वो सब ना दिया गया हो, उन सब के थ्रू बचाया गया हो.
दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू होता है। द वर्ड बेनामी लिटरली मीन्स विदाउट ए नेम। जो बेनामी है, बेनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिना नाम का, विदाउट ए नेम मतलब बिना नाम का। इन टैक्स रिलेटेड यूसेज इट मीन्स दैट एन एसेट में बी परचेस्ड बाय वन पर्सन बट इट इज़ हेल्ड इन द नेम ऑफ अनदर, रियल और फिक्शियस। कर संबंधी उपयोग में इसका अर्थ है कि एक संपत्ति एक व्यक्ति द्वारा खरीदी जा सकती है, लेकिन ये किसी अन्य वास्तविक या काल्पनिक, रियल मतलब वास्तविक और फिक्शियस मतलब काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक के नाम पर रखी जाती है। मतलब प्रॉपर्टी तो किसी की है लेकिन वो किसी और के नाम पे, जो उसका रियल नेम भी हो सकता है और फिक्शियस नेम भी हो सकता है, उसके नाम पर रखी जाती है। दिस इज डन टू हाइड द रियल ऑनरशिप ऑफ द एसेट। ये संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को छिपाने के लिए किया जाता है। मतलब जो रियल ऑनर है उसको छिपाने के लिए किया जाता है। आपने न्यूज़ में बहुत बार देखा होगा कि जब किसी के यहाँ रेड पड़ती है या फिर किसी के ऊपर ऐसे रेड पड़ती है, सीबीआई से बुला, तो उसके जो परिवार के जो और रिश्तेदार हैं ना, उसके भाई बंधु जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको, जैसे पत्नी के भाई के खाते, पत्नी के पिता के खाते, पत्नी की माँ के खाते, बहनों के खाते, जीजाओं के खाते, मतलब पूरे के पूरे फैमिली का एक एक रिश्तेदार के जो अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक किया जाता है कि किस किस के नाम पे इस बंदे ने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीद रखी है। तो रियल और फिक्शियस वही है कि उनके असली नामों में है या उनके फिक्शियस नामों में है। ड्राइवर के नाम में प्रॉपर्टी है, घर के मालिक के नाम में प्रॉपर्टी है, बीवी के भाई के नाम में प्रॉपर्टी है, या फिर खुद के अपने जो क्लोज एकदम ब्लड रिलेशन है उनके नाम में कर्म लेके दूसरों के नाम में ज़्यादा ली जाती है ताकि उन पर संदेह ना किया जाए, जैसे दोस्तों के नाम में या फिर नौकरों के नाम में। दिस इज़ डन टू हाइड द, ये रियल जो ऑनरशिप है उसे छिपाने के लिए ऐसा किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, ये जो एंड नोट्स है ना जो वहाँ पर वाइट पेपर में 2012 के वाइट पेपर में, वो एज इट इज़ यहाँ पर दिए गए हैं। अब कम ज़्यादा करके दिए गए होंगे यहाँ पर, लेकिन वही उसी अकॉर्डिंग नंबर में ये दिए गए हैं। तो हम आ गए हैं नंबर 3 पे। द 2012 वाइट पेपर ऑल्सो क्लब्स बोथ इनकम एंड वेल्थ अंडर द टर्म ब्लैक मनी। 2012 का जो श्वेत पत्र है वो काले धन शब्द के तहत आय और धन दोनों को भी जोड़ता है। इनकम, ब्लैक मनी के अंदर ही वो इनकम को भी लेता है और एसेट को भी, वेल्थ को भी लेता है। वेल्थ मतलब धन, जिसमें सोना वगैरह आता है, प्रॉपर्टी वगैरह आती है, और इनकम मतलब आय। फॉर द पर्पज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, black money can be defined as asset or resources that have neither been reported to the public authorities at the time of their generation nor disclosed at any point of time during possession। इस दस्तावेज के प्रयोजन के लिए वो क्या करता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज और पर्पज मतलब उद्देश्य। इस दस्तावेज के उद्देश्य के लिए, प्रयोजन के लिए काले धन को ऐसी संपत्ति या संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उस समय ना तो सार्वजनिक अथॉरिटीज़ को, मतलब जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, सार्वजनिक अथॉरिटीज़ मतलब पब्लिक अधिकारियों को ना तो उस समय उसकी सूचना की जाती है जब उसकी उत्पत्ति हुई हो, एट द टाइम ऑफ देयर जनरेशन मतलब जब उसे कमाया गया हो, वो आया हो, नॉर डिस्क्लोज्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग देयर पोजीशन, और ना ही बाद में किसी पॉइंट पे उनको, मतलब उनके जो पोजीशन, उनके कब्जे के दौरान किसी भी समय उसका खुलासा ही ना किया गया हो। जैसे इस साल लिया तो इस साल की बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, इस साल उस पर टैक्स नहीं दिया तो अगले साल दे दिया हो, मतलब कि वो डिस्क्लोज ही नहीं किया हो कभी भी। Number 4, internationally the black economy is also variously referred to as the underground economy, the shadow economy और simply as the illegal economy। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली अर्थव्यवस्था को, ब्लैक इकोनॉमी मतलब काली अर्थव्यवस्था को, इज ऑल्सो वेरियसली रेफर्ड, उसको किस किस रूप में रेफर किया जाता है, देखो उसे अंडरग्राउंड इकोनॉमी मतलब भूमिगत अर्थव्यवस्था, शेडो इकोनॉमी छाया अर्थव्यवस्था, और या फिर सिंपली एज द इलीगल इकोनॉमी, या फिर केवल अवैध अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 5, मैंने पीछे आपको बोला था ना कि पार्टिसिपेटरी नोट्स पीएन जो है वो आगे डिटेल में दिया जाएगा। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है ये यहाँ पे डिटेल में दिया है। देखिए पार्टिसिपेटरी नोट्स, और इनको शॉर्ट में पीएनएस भी बोलते हैं, एज दे आर कॉल्ड, पीएन जैसा कि उन्हें कहा जाता है, आर इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इशूड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि FIIS के द्वारा टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अब्रोड। मतलब पार्टिसिपेटरी नोट्स या पीएन जैसा कि उन्हें कहा जाता है वो विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा विदेशों में व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं अब्रोड, जो विदेशों में इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, इन्वेस्टर मतलब निवेशक, जो विदेशों में व्यक्तिगत निवेशकों को जारी किए गए उपकरण हैं।
फॉरेन द FIIs इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट। जो FII है मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ द PNS रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट। और जो भारतीय बाजार में वे जब निवेश करते हैं और PN का मूल्य अंतर्निहित निवेश के मूल्य को दर्शाता है। और PS निवेशकों को गुमनाम रूप से भारतीय इक्विटी में निवेश करने के लिए मतलब उनको मतलब वो RBI में अपने आप को रजिस्टर्ड किए बिना ही भारतीय बाजारों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो FII है वो उनको PN नोट दे देती है। RBI की जो डिटेल है वो एक्स्ट्रा बताइए मैंने आपको कि RBI के साथ वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं और उनको PN नोट इशू कर दिए जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द PNS रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट। और जो PN की जो वैल्यू है उसका जो अंतर्निहित निवेश है वो उस मूल्य को दर्शाता है। और जो द PNS अलाउ द इन्वेस्टर टू होल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इक्विटीज़ एनोनिमसली। और जो भारतीय नियामक है वो मतलब उसको अनुमति देते हैं कि वो भारत में जो है वो निवेश कर सकते हैं। और जो PN है वो निवेशकों को गुमनाम रूप से भारतीय इक्विटी में निवेश करने की अनुमति देते हैं। इसलिए जो भारतीय नियामक है वो ये नहीं जान पाते कि जो हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, आगे नेक्स्ट पेज आएगा, दी PNS अलाउ द इन्वेस्टर टू होल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमीज एनोनिमसली मतलब बेनाम रूप से। और जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं देयरफॉर डू नॉट नो हु द अल्टीमेट ऑनर्स ऑफ द PNS आर। और जो मतलब हमारे भारतीय हैं वो ये जान ही नहीं पाते, जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं भारतीय नियामक है वो ये जान ही नहीं पाते कि PN के जो अंतिम मालिक हैं वो अल्टीमेट ऑनर जो हैं वो हैं कौन। It is believed that much of the investment in PNS is really round tripping of money illegally held abroad by the Indians। ऐसा माना जाता है कि जो PN में अधिकांश निवेश है वो वास्तव में भारतीयों द्वारा अवैध रूप से विदेशों में रखे धन का राउंड ट्रिपिंग है। राउंड ट्रिपिंग क्या है, मैंने आपको बताया ना कि भारत का धन जो बाहर जाता है किसी भी सोर्स से फिर वापस उसको इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो आपका ये जो चैप्टर है ब्लैक मनी एंड द ब्लैक इकोनॉमी यहाँ पर एंड हो गया है। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। साथ ही चलिए अब हम लास्ट में इसकी जो वोकैबुलरी है वो भी देख लेते हैं। अनइथिकल क्या होता है? अनइथिकल का मतलब होता है नॉट करेक्ट और राइट, जो ठीक नहीं होता यानी कि अनैतिक। एक्सटॉर्शन होता है द एक्ट ऑफ मनी गेटिंग मनी बाय फोर्स और थ्रेट्स, मतलब किसी को धमकी देकर या दबाव डालकर उससे मनी प्राप्त करना यानी कि जबरन वसूली, जो चैप्टर के बीच में भी मैंने आपको बताया था। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी, द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग समथिंग इलीगल, किसी इलीगल मतलब गैर कानूनी किसी अवैध चीज़ की तस्करी करना, व्यापार करना, जैसे कि ड्रग्स का व्यापार इलीगल है। ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, कोई भी ट्रैफिकिंग, ये सब क्या है, इलीगल एक्टिविटीज़ है। करप्शन आप सबको पता है, ये क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय दोज इन पावर टिपिकली इन्वॉल्विंग ब्राइबरी, मतलब जो पावर में है उनके द्वारा जो बेईमानीपूर्ण व्यवहार किया जाता है वही करप्शन है, जिसमें घूस वगैरह भी शामिल है। इवेड करना मतलब कि अवॉइड करना। प्रीवेलेंट मतलब वाइड स्प्रेड कॉमन, प्रिवेलेंट का मतलब होता है जो वाइड स्प्रेड है, मतलब आम प्रचलित, आम है जो। इन कॉमन पार्लेंस मतलब आम बोलचाल की भाषा में। वाइड स्प्रेड मतलब जो मतलब फैला हुआ है। अब आगे है आपका स्मगल तो आपको पता ही है, स्मगलिंग करना, टू इलीगली सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाना स्मगलिंग कहलाता है। परपेट्रेट टू कमिट ए क्राइम, परपेट्रेट का मतलब होता है अपराध करना या फिर किया हुआ। इनकर्ड का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट एज ए रिजल्ट ऑफ वंस ओन एक्शन, अपने खुद के कार्यों के परिणाम स्वरूप कुछ अप्रिय अनुभव करना। लॉन्डर होता है ना हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग। टू कंसील द ओरिजिन ऑफ द मनी, मतलब जो मनी कहाँ से उत्पन्न हुई है, मतलब मनी की जो प्राप्ति हुई है वो कैसे हुई है, उस सोर्स को छिपाना। विच हैज़ बीन इलीगली ऑब्टेन्ड, जो गलत तरीके से प्राप्त की गई है, अवैध रूप से प्राप्त की गई है, उसको छिपाना। हवाला भी बोलते हैं इसे। रूबेरिक मतलब ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ रूल्स, मतलब नियमों का और निर्देशों का एक सेट। चैप्टर इज कंप्लीट। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।